तिरिछ यह एक जहरीला छिपकली के एक प्रजाति है जिसे काटने पर मनुष्य की बचना नामुमकिन हो जाता है। जब इससे नज़र मिलती है तब वह काटने के लिए दौड़ता है। इस कविता में लेखक का जिक्र है कि पिताजी और लेखक जो उनके सपने बार बार आते हैं उन्हीं पर ये चर्चा करते हैं। उस समय उनके पिता की आयु 55 साल की थी। दुर्बल शरीर, बिल्कुल सफ़ेद बाल, सिर पर सूखी हुई रुई रखी गई थी जैसे लग रहा था। दुनिया उनको जानती थी कि उन्हें सम्मान भी करती थी। कभी को उनके संतान होने का गर्व था। साल में 1-2 बार लेखक उनके साथ पिताजी के साथ टहलने बाहर जाते थे, लेकिन चलने से पहले वह तंबाकू मुंह में भर लेते थे। उनके पिताजी तंबाकू के कारण वह कुछ नहीं बोल पाते थे, वे चुप रहते थे। मेरी माँ और मेरा कोशिश रहता था कि पिताजी अपनी दुनिया में सुख चैन से रहें। वह दुनिया हमारे लिए बहुत रहस्यमय थी, लेकिन हमारे घर की और हमारे पूरे जीवन की बहुत सी समस्याएं और अंत पिताजी रहते हुए रहते थे। लेखक अपने पिता पर गर्व करते थे और प्यार करते थे, उनसे डरते थे और उनके होने का एहसास ऐसा था जैसे कि हम किसी किले पर रह रहे हों। पिताजी एक मजबूत किला थे। उनके परकोटों पर हम सब कुछ भूलकर खेलते थे, दौड़ते थे और रात में खूब गहरी नींद लेते थे। लेकिन उस दिन शाम को जब पिताजी बाहर से टहल कर आए तो उनके टखने में पट्टी बंधी थी। थोड़ी देर में गांव के वहां कई लोग आ गए। पता चला कि पिताजी को जंगल में तिरिछ ने काट लिया है। लेखक कहते हैं कि एक बार मैंने भी तिरिछ को देखा है। जब वह तालाब के किनारे दोपहर में चट्टानों की दरार से निकलकर वह पानी पीने के लिए तालाब की ओर जा रहा था। लेखक ने साथ ही थानू था, मोनू के साथ। लेखक कहा कि जब जा रहे थे मेरे साथ उस समय थानू और मोनू दोनों था। तिरिछ काले नाग से खतरनाक होता है। उसी ने बताया कि सांप के ऊपरी जब पैर पड़ता है, सांप के ऊपर जब पैर पड़ता है या उसे जब हम परेशान करते हैं तब वह काटता है। लेकिन तिरिछ तो नज़र मिलते ही दौड़ पड़ता है और पीछे पड़ जाता है। थानू ने बताया कि जब तिरिछ पीछे पड़े तो सीधे नहीं भागना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा चक्कर काटते हुए गोल मोल भागना चाहिए। जब आदमी भागता है तो जमीन पर वह सिर्फ अपने पैर के निशान ही नहीं छोड़ते बल्कि साथ साथ वह की धूल में अपनी गंध भी छोड़ देता है। तिरिछ इसी गंध के सहारे दौड़ता है। थानू ने बताया कि तिरिछ को चकमा देने के लिए आदमी को यह करना चाहिए कि पहले तो वह बिल्कुल पास पास कदम रखे, जल्दी जल्दी कुछ दूर दौड़कर 4-5 बार खूब लंबी लंबी छलांग दे। तिरिछ सूंघता हुआ दौड़ता आएगा। जहां आसपास पैर के निशान होंगे वहां उसकी रफ्तार खूब तेज हो जाएगा और जहां से आदमी छलांग मारा होगा वहां आकर उलझन में पड़ जाएगा। वह इधर उधर तब तक भटकता रहेगा जब तक उसे अगले पैर का निशान और उसमें बसी हुई गंध न मिल जाती है। लेखक को तिरिछ के बारे में और 2 बातें पता थी। एक तो यह कि जैसे ही वह आदमी को काटता है वैसे ही वहां से भागकर पेशाब करता है और उस पेशाब पर लेट जाता है। अगर तिरिछ ऐसा कर लिया तो आदमी बच नहीं सकता है। अगर उसे बचाना है तो तिरिछ के पेशाब करने से पहले
ही खुद को किसी नदी या तालाब में डुबकी लगा लेनी चाहिए, या फिर तिरिच को ऐसा करने से पहले ही तिरिच को मार देना चाहिए। दूसरी बात कि तिरिच काटने के लिए तभी दौड़ता है जब उससे नज़र टकरा जाए। अगर तिरिच को देखो तो कभी आँख मत मिलाओ। लेखक कहते हैं कि मैं तमाम बच्चों की तरह तिरिच से बहुत डरता था। मेरे सपने में 2 ही पात्र थे, एक हाथी और दूसरा तिरिच। हाथी तो फिर भी दौड़ता दौड़ता थक जाता था और मैं बच जाता था, लेकिन तिरिच कहीं भी मिल जाता था। इसके लिए कोई निश्चित स्थान नहीं था। कभी सपने में उससे बचने की कोशिश करते थे। जब बच नहीं पाते थे तो जोर से चीखते चिल्लाते रोने लगते थे। पिताजी को, थानू को या माँ को पुकारता और फिर जान जाता था कि यह सपना है। लेखक की माँ बताती है कि उन्हें सपने में बोलने और चीखने की आदत है। कई बार लेखक को उनकी माँ ने नींद में रोते हुए भी देखा है। लेखक को शक होता है कि पिताजी को उसी तिरिच ने काटा था जिसे मैं पहचानता था और जो मेरे सपने में आता था। लेकिन एक अच्छी बात यह हुई कि जैसे ही वह तिरिच पिताजी को काट कर भागा, पिताजी ने उसका पीछा करके उसे मार डाला। तय था कि अगर वे फौरन उसे नहीं मार पाते तो वह पेशाब करके उसमें जरूर लेट जाता। फिर पिताजी किसी हाल में नहीं बच पाते। कभी निश्चित थे कि पिताजी को कुछ नहीं होगा तथा इस बात से भी खुश थे जो मेरे सपने में अगर मुझे परेशान करता था उससे पिताजी ने मार दिया। अब मैं बिना किसी डर के सपनों में सीटी बजाता घूम रहा था। उस रात देर तक लेखक ने घर में भीड़ थी, झाड़ फूक चल रही थी और जख्म को काटकर खून भी बाहर निकाला गया था तथा जख्म पर दवा भी चढ़ाया जा रहा था। अगली सुबह पिताजी को शहर जाना था। अदालत में पेशी थी। उनके नाम सम्मान आया था। हमारे गांव से लगभग 2 किलोमीटर दूर निकलने वाले सड़क से शहर के लिए बस जाती थी। उनकी संख्या दिन भर में 2 से 3 थी। पिताजी जैसे ही सड़क तक पहुँचे, शहर जाने वाले बस के गांव का एक ट्रैक्टर मिल गया। ट्रैक्टर पर वे बैठे हुए लोग पहचान किए। रास्ते में तिरिच वाले बात चली। पिताजी ने अपना टखना उस लोगों को दिखाया। उसी में बैठे पंडित राम अवतारण ने बताया कि तिरिच का जहर 24 घंटे तक असर करती है, इसलिए अभी पिताजी को निश्चित नहीं होना चाहिए। कुछ ने कहा कि ठीक किया कि उसे मार दिया, लेकिन उसी वक्त उसे जला भी देना चाहिए। उन लोगों का कहना था कि बहुत से कीड़े मकोड़े रात में चंद्रमा की रोशनी में दोबारा जी उठते हैं। ट्रैक्टर के लोगों को शक था कि कहीं ऐसा ना हो कि रात में जी उठे और उसके बाद तिरिच पेशाब करके उसमें लेट जाए। अगर लेखक के पिताजी उस तिरिच की लाश को जलाने के लिए ट्रैक्टर से उतरकर वहीं से गांव लौटे आते तो गैर जमानती वारंट की तरह गिरफ्तार कर लिए जाते और हमारा घर हमसे छीन जाता, अदालत हमारे खिलाफ हो जाती। लेकिन पंडित राम और एक वैद्य भी थे। उसने सुझाया कि एक तरकीब है जिससे वह
पेशी में हाजिर भी हो सकते हैं और तिरिच की जहर से भी बच सकते हैं। उसने कहा कि 20 की 20 औषधि होती है। अगर धतूरे की बीज कहीं मिल जाए तो तिरिच की जहर को काट सकती है। गांव वाले सुल्तानपुर ट्रैक्टर में रोक दिया गया तथा एक खेत से धतूरे की बीज को पीसकर उन्हें पिलाया गया। लेखक के पिता जी को चक्कर आने लगा तथा गला सूखने लगा। ट्रैक्टर ने पिताजी को 10:05-7 के आसपास शहर छोड़ा। लेखक के पिता को लगातार गला सूख रहा था। रास्ते में एक होटल पड़ा, वहां पानी पीने गए क्योंकि होटल वाले ने पिछले बार उन्हें गाली दिया था, इसलिए वह गांव के एक लड़का रमेश दत्त के पास गए जो भूमि विकास सहकारी बैंक में क्लर्क था। कभी कहते हैं कि हो सकता है पिता के दिमाग में केवल बैंक रह रहा होगा, इसलिए वह अचानक स्टेट बैंक देखकर रुक गए होंगे। पिताजी ने सोचा कि उससे पानी भी मांग लेंगे और अदालत जाने की रास्ता भी पूछ लेंगे। पिताजी ने सीधा कैशियर के पास पहुंच गए। उनका चेहरा धतूरा के काढ़ा पीने के कारण डरावना हो गया था। बैंक के कैशियर डर कर चिल्लाया। उसी बीच सुरक्षा गार्ड आ गया तथा पिताजी को मारते पीटते बाहर निकाल दिया तथा उसके पैसे और अदालत के कागजात छीन लिए। इसलिए पिता ने सोचा कि अब अदालत जाकर क्या होगा। अंत उसने शहर से बाहर निकलकर सोचा कि लगभग 1:15 बजे वह पुलिस थाना पहुंचे थे जो शहर के बाहरी छोर पर पड़ता था। बैंक में गार्ड ने उनका कपड़ा फाड़ दिया था। उनके शरीर पर कमीज नहीं थी, पैंट फटी हुई थी। पिताजी थाने के SHO के पास पहुंचे तो उसने पागल समझकर सिपाही से कहा, बाहर फेंकवा दिया उस पिताजी को। जब पिताजी थाने पहुंचे तो सिपाहियों ने उसे पागल समझकर बाहर फेंक दिया। सिपाही ने उसे घसीटते हुए बाहर फेंका। बाद में SHO का कहना था कि हम जानते हैं वह राम अस्थ प्रसाद भूतपूर्व हेडमास्टर थे। अपने थाने में 2-4 घंटे जरूर बैठा लेते थे। 2:15 बजे पिता को सबसे प्रसन्न कॉलोनी इतवारी कॉलोनी में घुसते हुए देख गए। लड़के पागल और बदमाश समझकर उन्हें तंग कर रहे थे। इतवारी कॉलोनी के लड़कों कुछ झुंड उनके पीछे पड़ गया था। पिता ने एक गलती यह की थी कि उसने पिताजी ने एक गलती किया थे कि एक ढेला उठाकर भीड़ पर चला दी थी, जिससे एक 7 या 8 साल के लड़के को लग गई थी। उसको कई टाँके भी लगे थे। तब से भीड़ और उग्र हो गए थे तथा उनकी पत्थरों से सारे लोग जो है उनको पत्थरों से मार रहा था। ढाबा के सामने ही पिताजी को झुंड मार रही थी। ढाबा का मालिक सतनाम सिंह ने पंचनामा और अदालत से बचने के लिए जल्दी ही अपना ढाबा बंद करके फिल्म देखने चला गया था। शाम लगभग 6 बज चुके थे जब सिविल लाइसेंस की सड़क की पटरिया पर एक कतार में बनी मोचियों की दुकान में से एक मोची गणेशवा की गुमटी में पिता ने अपना सर घुसेरा। उस समय तक उनके शरीर पर चड्डी भी नहीं थी। वे घुटने के बल किसी चौपाए की तरह रेंग रहे थे। शरीर पर कालिख और कीचड़ लगी हुई थी और जगह जगह चोटें आई थी।
गणेशवा लेखक के गांव के बगल का मोची था। उसने बताया कि मैं बहुत डर गया था और मास्टर साहब को पहचान नहीं पाया। उनका चेहरा डरावन हो गया था और चिन्हाई में नहीं आ रहे थे। मैं डर कर गुमटी से बाहर निकल आया और शोर मचाने लगा। लोगों ने जब गणेशवा की गुमटी के अंदर झांका तो गुमटी के अंदर उसके सबसे अंतरे कोने में टूटे फूटे जूते, चमड़े के टुकड़े, रबर और चिथड़े के बीच पिताजी दुबके हुए थे। उनकी सांसें थोड़ी थोड़ी चल रही थी। उन्हें खींचकर बाहर निकाला गया। तभी गणेशवा ने उन्हें पहचान लिया। गणेशवा ने उनके कान में कुछ आवाज़ लगाई लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहे थे। बहुत देर बाद उसने राम, स्वार्थ प्रसाद और बकेली जैसे कुछ कहा था, फिर चुप हो गए। पिताजी की मृत्यु 6:15 बजे के आसपास तारीख 17 मई 1972 को हुई थी। पोस्टमार्टम में पता चला कि हड्डी में कई जगह फ्रैक्चर था। दाईं आंख जो है पूरी तरीके से फूट चुकी थी। कॉलर बोन टूटा हुआ था। उनकी मृत्यु मानसिक सदमे और अधिक स्त्राव के कारण हुई थी। रिपोर्ट के अनुसार उनका आमाशय खाली पेट था, पेट में कुछ नहीं था। इनका मतलब यही हुआ कि धतूरे के बीजों का काढ़ा उल्टिया द्वारा पहले ही निकल चुका था। लेखक को तिरछ सपना अब तक नहीं आता है। वह इस सवाल को लेकर हमेशा परेशान रहते हैं कि आखिरकार अब तिरछ का सपना मुझे क्यों नहीं आता है।